Hello student, today we will discussing about chapter 3rd of your NCERT book. जो चैप्टर नंबर 3rd है करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स. सो आपको उसमें से क्या क्या रीड करना है वो आपका मैंने थोड़ा मार्क किया है, आप उसको एक बार देख लें. जैसे चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होती है. सो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट क्या दिखाया गया है, आपको ये सिंपली बताने की कोशिश की गई है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक तो होती है स्टडी और एक होती है वेरिएबल वेरी. जैसे एक एग्जांपल दिया गया है लाइटनिंग का. जब बारिश होती है तो आपकी बिजली कड़कती है, तो जो लाइटनिंग है वो आपके क्लाउड से लेके अर्थ तक जाती है, राइट. तो जो फ्लो ऑफ चार्ज इन लाइटनिंग इज़ नॉट स्टडी, क्योंकि वो आपका कभी क्या होता है, कम होती है, कभी ज़्यादा होती है ना. तो उसमें एक वेरिएशन होता है. लेकिन अपनी डेली लाइफ में अगर हम एक आध और एग्जांपल लें, जैसे हम ले एग्जांपल टॉर्च का, हम ले अपना सेल ड्राइवन क्लॉक का, सो वो आपकी एक स्टडी वैल्यू देते हैं. सो इस चैप्टर में स्टूडेंट हम जो स्टडी इलेक्ट्रिकल करंट है, एक जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल करंट है, उसको स्टडी करने जा रहे हैं. सो इसी सीक्वेंस में जो अपना अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हमने 10th क्लास में भी रीड आउट किया है. सो स्टूडेंट इस टॉपिक में जो आपको रीड करना है बुक से, वैसे तो आप थोरोली एक एक पॉइंट्स रीड कर सकते हैं बेटा, लेकिन जो मेन है मैंने आपका वो अंडरलाइन किया है. जैसे सपोज ये तो अपने पास वेल डिफाइंड एक फॉर्मूला है, I = Q/T, है ना. और नया फॉर्मूला आपको ये देखने को मिलेगा. देखो इस वाले फॉर्मूला में और इसमें क्या चेंज है, यहाँ पे लिमिट लगी हुई है, यहाँ पे एक सिंबल डेल्टा यूज़ किया गया है. तो मैंने आपको जैसे अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया है बेटा कि डेल्टा, डेल और ये जो डी, ये तीनों सिंबल फिजिक्स में चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल चेंज को, स्मॉल वेरिएशन को. सो अगर हम इस फॉर्म में जैसे आई को टी का टाइम का फंक्शन है, लिमिट लगा के ऐसे लिखते हैं, सो हम इसको फुल डेरिवेटिव में इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा. और क्योंकि मैथ्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये आप दो चीज़ 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो उसमें फिर हम इसको डेरिवेटिव पार्ट में लेते हैं, तो इसका हम डेरिवेशन कर सकते हैं बेटा, राइट. उसके बाद नेक्स्ट करंट की यूनिट होती है एम्पियर. डोमेस्टिक अप्लाइंसेस में जो अपने घरों में यूज़ होते हैं अप्लाइंसेस, उसमें हम एम्पियर की रेंज के अंदर करंट को डील करते हैं. जैसे 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, जितने भी अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, अपना टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, ये सारे. लेकिन जो लाइटनिंग होती है बेटा, जैसे अभी आपको फर्स्ट एग्जांपल लिया था, जो बिजली कड़कती है आपकी बारिश के टाइम में, वहाँ पे जो करंट होता है आपका वो 10,000 ऑफ एम्पियर्स, इतना ज़्यादा होता है, राइट. और जो अपनी नर्व्स में होता है, मीन्स जो अपनी नर्व सेल के अंदर जो पास होता है वो किस में होता है, वो माइक्रो एम्पियर में. मीन्स माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶. इतना कम, इतना थोड़ी सी की वैल्यू होती है जो हमारी नर्व्स में जो आपका करंट मूव करता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट कैसे मूव करता है. तो मेरे बच्चों, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट की कंडक्शन के लिए. आपके इस पूरे पार्ट्स में जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो मैंने आपको थोड़ा अंडरलाइन की है. जैसे सपोज हम लेते हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको मालूम है. लेकिन वाटर के अंदर होते हैं मोलिक्यूल्स, राइट. जब इतने ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली क्या है आपके मोलिक्यूल्स, तो वहाँ पे जो करंट का कंडक्शन है वो इजीली आपका हो जाता है. लेकिन आपको इस चैप्टर में, आप पूरा जब इस पैराग्राफ को रीड करोगे बेटा, तो आपको पता चलेगा कि हम इस चैप्टर में सिर्फ सॉलिड कंडक्टर को ही स्टडी करेंगे, लिक्विड को नहीं करेंगे. लिखा हुआ है इसमें साफ साफ आपकी बुक में, वी विल फोकस ओनली ऑन सॉलिड कंडक्टर सो दैट द करंट इज कैरिड बाय द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इन द बैकग्राउंड ऑफ फिक्स पॉजिटिव आयन. मीन्स पॉजिटिव आयन होंगे बैकग्राउंड में और इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे. लेकिन यहाँ मोलिक्यूल में क्या होता है बेटा, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस केमिस्ट्री में रीड आउट किया होगा. एक पॉजिटिव होते हैं आयन, नेगेटिव आयन होते हैं, दोनों का मोमेंट होता है. लेकिन सॉलिड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हैं, राइट. तो उसको हम स्टडी करेंगे. इस पूरे वाले पार्ट में आपको इन्हीं के बारे में बताया गया है. ये जो नीचे आपको पैराग्राफ दिख रहा है मेरे बच्चों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि हम लोग 2 केस लेंगे. एक केस लेंगे, फर्स्ट केस व्हेन नो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज प्रेजेंट. जब इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी तो कंडक्टर के अंदर होगा क्या, वो सारा इसमें बताया गया है आपका. और कंक्लूजन निकला है, जब कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगी
तो जो नेट आपका इलेक्ट्रिकल करंट होगा बेटा वो आपका होगा 0, वो रैंडम होगा, आपस में इक्वल अपोजिट होगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, जैसे आपके हमने एक टर्मिनल को पॉजिटिव किया, एक को नेगेटिव किया, तो जो आपका करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से क्या होती है, अपोजिट होती है बेटा। ओके, सो आपका यहाँ पे है मेन, द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड ड्यू टू दिस फील्ड टुवार्ड प्लस क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, वो आपके बैटरी के पॉजिटिव की साइड मूव करेंगे। दे विल दस मूव टू न्यूट्रलाइज द चार्ज द इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज दे आर मूविंग, उनकी वजह से क्या होगा, करंट होगा आपका, राइट। लेकिन ये जो करंट होगा जो इस कंडक्टर में होगा मेरे बच्चों, ये होगा आपका एक स्टडी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से, जो या सेल देगा आपका या फिर कोई बैटरी देती होगी। सो एक मेंटेन होगा, एक मेंटेन स्टडी, मतलब एक कांस्टेंट वे में आपका होगा, वेरी नहीं करेगा, जैसे इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा जैसे लाइटनिंग में हो आपका होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज जो आपकी बुक में है बच्चों, वो है ओम्स लॉ। सो जो ओम्स लॉ है वो हमने 10th क्लास में भी स्टडी किया है। G.S. ओम्स ने 1828 में हमें ये लॉ दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग जितनी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना आपका करंट इंक्रीज होगा। मैथ्स में जब इस सिंबल को हटाया जाता है बेटा तो कोई कांस्टेंट आता है, जो इस केस में क्या है, R, और R का नाम होता है रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। सिंबल होता है ये वाला, ये शेप का, दिस इज द सिंबल फॉर ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम बोलते हैं इसको। आर नॉट ओनली डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बट आल्सो ऑन द डायमेंशंस। इस बात का क्या मीनिंग है बच्चों, इस बात का मीनिंग आपको इस डायग्राम से क्लियर होगा। जैसे आपके पास स्टार्टिंग में कोई ये स्लैब थी रेक्टेंगुलर, इसकी लेंथ L दिखा रखी है, एरिया A दिखा रखा है, तो जो इसका R होगा आपके पास वो रो L/A हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दें, इस जैसे स्लैब को एक रिपीट करके एक और इसके साथ अटैच कर दें, मीन्स हम लेंथ को डबल कर दें, एरिया को उतना ही रखें, तो आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो रो 2L/A। कहने का मतलब आपका पहले वाले से क्या करेगा, वेरी करेगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लेंथ को उतना ही रखें लेकिन एरिया को डिवाइड कर दें, तब आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो रो L एज इट इज, एरिया क्या हो जाएगा, A/2, तो वो इससे भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों लेंथ और एरिया को चेंज करने से, डायमेंशंस चेंज करने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। और ये मटेरियल क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल ये होता है, जैसे सपोज ये आपका एक स्लैब है एल्यूमिनियम की, अब अगर मान लो हम कॉपर की लें, आयरन की लें, मतलब डिफरेंट मटेरियल की लें, तो उससे भी रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। एक आता है आपका रेजिस्टिविटी, अभी आएगा आपके आगे, नेक्स्ट ही है। सो नेक्स्ट पेज पे आपके यहाँ पे G.S. ओम्स के बारे में डिटेल में आपका लिखा गया है, थोड़ा सा आप इसको रीड आउट कर सकते हो नॉलेज के लिए। सो स्टूडेंट इस पूरे पैराग्राफ में जो मैंने अभी आपको थ्योरी बताई है, आपको जो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेट करके बताया है, वो सारा आपको यहाँ पे दिखाया गया है बेटा, राइट। सो कंक्लूजन है ये, आप सारा इसको रीड करना, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आपको क्लियर नहीं होती कोई लाइन, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी भेज सकते हो कि मैम आप प्लीज़ ये लाइन की हिंदी करके बताएं या इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, मैं वो कर दूंगी। सो यहाँ पे R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, राइट। L/A है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इस केस में जो सिंबल आएगा वो होता है रो, और रो होती है रेजिस्टिविटी। रो के दो नाम होते हैं, इसको बोलते हैं रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो बच्चों अगर आप ओम्स लॉ में V = IR के अंदर R की वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास ये नया रिलेशन आ जाएगा। इस नए रिलेशन में बच्चों जो करंट अपॉन एरिया है उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, और जिसको J सिंबल से लिखते हैं, मीन J इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये आपकी होती है करंट अपॉन एरिया। अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहते हैं तो एम्पियर मीटर स्क्वायर और AM-2, दिस इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। Current density is a vector quantity but current is a scalar quantity because current depend upon scalar algebra। करंट आपका बच्चों स्केलर अलजेब्रा को ओबे करता है। मैंने आपको जो सेपरेट एक वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे डाली थी, आप उस पर इसको देख सकते हो, मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, नेक्स्ट इज
अब आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाती हूँ, ई एल इक्वल टू जे रो एल ये लिखा गया है बेटा। ये कहाँ से आया आपका, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आपके पास E होता है बेटा V बाय L पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आपका V क्या हो जाएगा, ई एल, राइट। सो यहाँ पे ये आपका लिखा गया है V। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ध्यान दें, I रो L बाय A, अगर आप ऐसा लिखते हैं सो I बाय A आप इसको क्या लिख सकते हैं, J करंट डेंसिटी। सेकेंड थिंग, एक ये सिंबल होता है सिग्मा, और ये आपका रो का रेसिप्रोकल होता है। ये आपकी रेजिस्टिविटी होती है, ये आपकी कंडक्टिविटी होती है। सो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टिविटी, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में मेरे बच्चों ये जो वैल्यू है आपकी जे रो एल, ये हमारी यहाँ पे पुट की गई है। एल से एल कैंसिल, तो आपके पास E इक्वल टू जे रो आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको बिल्कुल पूरा अच्छे से दिखाया गया है, E इक्वल टू जे रो, और J आपका सिग्मा, और ये लिखा इसे डायरेक्ट इसके बाद ये लिखा तो आप कंफ्यूज ना होना, इससे नीचे खुद लिखा हुआ है कि सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो, दिस इज कंडक्टिविटी। आपको पूरा अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है बेटा, आप इसको अच्छे से देख लेना एक बारी। नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी कहाँ से आई और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट का क्या मीनिंग होता है, व्हाट इज द मीनिंग। सो स्टूडेंट आप ये डायग्राम देखें, आपका यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, जिस डायग्राम में आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपका रैंडम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, जिगजैग। एक इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए पॉइंट से देखो बी पे जाना है उसको, वो सीधा भी जा सकता था, है ना, लेकिन वो देखो कैसे मूव कर करके जिगजैग पाथ को ओबे करते हुए जा रहा है। आगे कहता है ये थ्रू रिपीटेड कोलिजन एंड द स्ट्रेट लाइन ट्रेवल बिटवीन कोलिजन। जब वो एक पॉइंट से कहीं दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो देखो हर जगह पे भले ही आपका जिगजैग मोशन है, लेकिन आपकी लाइन क्या है, स्ट्रेट। इफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड, देखो अगर हम E अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन एंड्स विथ एट पॉइंट B डैश, ए स्लाइटली ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड विजिबल। अब होगा क्या बेटा, ये आपका जो थोड़ा डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये आपका पाथ होगा जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हो। सिर्फ आपको इस डायग्राम में ये समझाने को दिया गया है कि जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं करते हो तो इसका जिगजैग पाथ होगा, और जब आप अप्लाई करोगे तो आपका स्लाइटली जो आपकी डायरेक्शन होगी उसमें चेंज होगा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, आपकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड वाली। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आपका इसमें क्या दिखाया गया है बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन विल सफर कोलिजन with the heavy fixed ion but after collision। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो आपके आयन होते हैं, जो इमोबाइल होते हैं, जो ट्रेवल नहीं करते, फिक्स होते हैं, उनके साथ करेंगे कोलिजन, और कोलिजन के बाद उनकी जो होगा, जो इमर्ज करेंगे सेम स्पीड से, लेकिन उनकी डायरेक्शन हो जाएगी रैंडम। एक सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई चीज़ किसी से स्ट्राइक करती है, कोलाइड करती है, टकराती है, तो वो क्या करेगी, ऐसे रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगी। आपका इस पूरे एग्जाम्पल में कंसीडर किया गया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जितने भी एवरेज वेलोसिटी होगी स्टार्टिंग में, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं है, तो वो आपकी होगी मेरे बच्चों 0। अब जो वेलोसिटी है वो 1 से लेके n तक ली गई है, तो उसका पूरा समेशन दिखाया गया है कि वो रैंडम होगी और सबका सम होगा 0। लेकिन फिर ये कहता है कंसीडर नाउ द सिचुएशन। अब वो सिचुएशन कंसीडर करते हैं जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट है, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन होगी वो आपकी ये होगी। अब अगेन ये फॉर्मूला कहाँ से आया बेटा, तो हम फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक फोर्स होती है ई, नेगेटिव साइन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है हम लगा सकते हैं मेरे बच्चों। दोनों इक्वेशन से अगर आप फोर्स को कंपेयर करोगे तो आपके पास आएगा एम ए इक्वल टू माइनस ई ई। तो यहाँ से जब ए निकालोगे तो माइनस ई ई बाई एम, ये रिलेशन आएगा। तो देखो बेटा ये रिलेशन सेम नहीं है आपका। ओके, सो नेक्स्ट इज ये आपका क्या था, एवरेज। अब सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन को लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप वेलोसिटी को a इंटू टी नहीं लिख दोगे बेटा,
और जब आप वेलोसिटी को a इंटू टी लिखोगे बच्चों तो v इज इक्वल टू a इंटू टी। तो ये देखो ये a की वैल्यू है, जो ये वाली एक्सेलरेशन थी इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी वाला पार्ट। हम ये सारा क्या कर रहे हैं बेटा, हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की जाए, अगर उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करे और जिस वेलोसिटी से मूव करे वो आपकी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। सो आप इस पूरे पार्ट में पढ़ सकते हैं, यही डिस्कस किया गया है। द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल बट एट रैंडम टाइम, लेट अस डिनोट बाय टाउ। इस सिंबल से इसको करते हैं। और एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, इसको क्या बोला जाएगा, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। सो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इसका नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे एक सिंबल बनाया है मैंने टाउ, इससे इसको लिखा जाता है। तो आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ बेटा, आप इस चीज़ को देखें। तो यहाँ पे वी डी उसको वी आई एवरेज करके लिखा गया है, और फर्दर उसको ये वाला रिलेशन जो पीछे से था अपना रिलेशन, इसको यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे आपका इक्वल आना चाहिए बेटा, वो आपका मिसप्रिंट है, डोंट वरी। उसके बाद आपके पास एक रिलेशन होता है बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपके पास एक इक्वेशन होती है, ओके। इसमें क्योंकि इनिशियल जो ये वेलोसिटी है, देखो मैं आपको अगर पेज एक पीछे पलट के दिखाऊं तो यहाँ पे जो सबकी वेलोसिटी थी सारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारी क्या थी, 0। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं थी तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा जो आपके यहाँ रखा गया है। और जो ये बाद वाला पार्ट है इसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू को क्या पुट करोगे, माइनस ई बाई एम। टाइम को क्या रखोगे, टाउ। तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगी। तो कहने का मतलब मेरे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला माइनस ई टाउ बाई एम, ये रिलेशन आ गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ओके। आपको ये डायग्राम बनाया गया है, इसमें ये सिंपल सा दिखा रखा है। ये इलेक्ट्रॉन है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट मूव कर रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस को वेलोसिटी इनटू टाइम की फॉर्म में लिख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि वेलोसिटी होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो क्या आप x को v इंटू टी नहीं लिख सकते, और ड्रिफ्ट है तो यहाँ पे d लगाया गया है, सिंपल। तो यहाँ पे आपने d डेल x को वी डी डेल टी ये लिखा गया है, सिर्फ आपके इस डिस्टेंस को ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे देखें, द लास्ट रिजल्ट इज सरप्राइजिंग, इट टेल अस दैट इलेक्ट्रॉन मूव विद द एवरेज वेलोसिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ऑल्दो इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द पर्टिकुलर या फिर एक डेफिनेट डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमने करंट को रीड आउट किया है। अभी आपका एक क्लास में एक्सप्रेशन था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपका आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ये कैसे ड्राइव हुआ। तो आपका एनसीईआरटी बुक में अच्छे से दिखाया गया है, बिल्कुल। आप बिल्कुल थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। सपोज ए हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ए प्लेनर एरिया है, ठीक है, और बहुत कम टाइम लगता है उनको ड्रिफ्ट होने में। जैसे अप्लाई किया इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फास्टली, और जो एरिया डिस्टेंस कवर करेंगे बच्चों वो आपका वी डी इंटू डेल टी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया कैसे। नेक्स्ट, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप n को उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से और एरिया एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। सो नेक्स्ट इज ये वाला जो रिलेशन है ये आपका था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई है तो इतनों पे कितना होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास नेक्स्ट रिलेशन आ जाएगा ये वाला, राइट स्टूडेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप करंट का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो डेल टाइम टी पे, तो आप उसको लिखोगे आई डेल टी इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ से स्टूडेंट आप क्या करेंगे, वी डी की वैल्यू को आपके पास आप यहाँ से क्या ड्राइव कर सकते हैं, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, जो मैंने आपको रिलेशन बताया था। कैसे आया ये रिलेशन, इसमें डेल टी से अगर आप डेल टी कैंसिल कर दें, लेकिन अभी इसमें आपके एनसीईआरटी में और भी कुछ सोल्व कर रखा है तो उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ से हम इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं। इसमें क्या आगे ड्राइव किया गया आपके एनसीईआरटी की बुक में, आपके एनसीईआरटी की बुक में बच्चों वी डी की वैल्यू ई टाउ बाई एम। देखो इसने मोड फॉर्म लगाई है बेटा। मोड फॉर्म क्यों,
अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज नेगेटिव है तब तो नेगेटिव लग जाएगा बेटा, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो वहाँ पे क्या लगेगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब फिजिक्स में ये जो सिंबल नेगेटिव है ये मैथ्स वाला नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव आपकी डायरेक्शन को अपोजिट दिखा सकता है, डिक्रीज को दिखाता है, मतलब वो इस चीज़ को शो कर रहा है, राइट। सो हम मोड फॉर्म में इसको ले सकते हैं बेटा, तो डोंट बी कंफ्यूज। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास रिलेशन ये आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपको पीछे बताया था करंट डेंसिटी के बारे में, जो आपकी करंट अपॉन क्या होती है, एरिया होती है। सो इस वाले फॉर्मूला से आपका करंट को क्या लिखा हुआ है, J × A, राइट। तो आपकी NCERT की बुक में 3.19 और 3.20 इन दोनों रिलेशन को यहाँ से इसमें मीन्स आप क्या करें, अगर I की वैल्यू J × A यहाँ पे रख दें, इस वाली वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट करें मेरे बच्चों, तो ये J यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो A और ये डेल T, ये A और डेल T से कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड आपका राइट में ये बचेगा, राइट। सो यहाँ से आपके पास J का एक नया रिलेशन आ जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट इज, अगर आप इस 3.22 इक्वेशन को आपकी एक इक्वेशन थी 13, उसे कंपेयर करें। मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ एक बारी, यहाँ पे देखें, एक रिलेशन आया था पीछे E = J या J/σ, क्योंकि सिग्मा आपका 1/ क्या होता है, रो होता है, तो वो हम पुट कर सकते हैं, नीचे है आपका। सो वहाँ से इसको कंपेयर करो तो आपके पास सिग्मा आ जाएगा ये वाला रिलेशन, राइट। तो अब इस फॉर्म के अंदर मीन्स आपने स्टार्टिंग की थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, आप मूव करते करते करंट पे आ गए, आपने उसको J के साथ रिलेट किया, और आपने J को रिलेट करने के बाद में आपने सिग्मा के साथ टाउ का रिलेशन कर दिया। अब ये इतने सारे फॉर्मूले आपको यूज़ कहाँ होने वाले हैं बेटा, तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूले आते होंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें कई बार रिलेशंस आता है कि इसका रिलेशन इसके साथ बताएं क्या है, डायरेक्टली का, इन्वर्सली का, तो ये सारा चीज़, ये आपकी सारे चीज़ें आपकी वहाँ पे हेल्प करेंगी। सो स्टूडेंट, अब आपका आ गया है ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के लिए जितने भी एग्जाम्पल हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, मूव करने की एबिलिटी। एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों में कौन जल्दी से मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो पॉजिटिव के मास से कम होता है, तो जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, है ना, एक सिंपल सा रिलेशन। लेकिन यहाँ पे मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है VD/E। आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की तो उन्होंने कोई वेलोसिटी एक्वायर की, तो इनका रेशियो आपका देता है मोबिलिटी, म्यू सिंबल होता है, और SI यूनिट होती है m²/vs। 10⁴ मोबिलिटी होती है प्रैक्टिकली। मोबिलिटी हमेशा क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ओके। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और रिलेट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है E/τ/m अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमारे पास एक और रिलेशन आ जाएगा, म्यू = VD/E में वैल्यू रखी तो हमारे पास इसका एक रिलैक्सेशन टाइम के साथ भी एक रिलेशन आ जाएगा। आई होप आपको ये यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिमिटेशंस दिखा रखी है ओम्स लॉ की। तो ये मैंने आपको वीडियो में भी डिस्कस किया था बेटा कि दो टाइप के आपके डिवाइसेस होते हैं, ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक डिवाइसेस वो होते हैं जिसमें V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, जैसे ये वाला डायग्राम, ये आपका ओमिक का है। लेकिन ये डायोड का या फिर आपका ये गैलियम आर्सेनाइड का जैसे दिखाया हुआ है, इनका आपका नॉन लीनियर है, तो ये आपके नॉन ओमिक डिवाइस हैं। लेकिन काम की बात क्या है, V = I/R वाली रिलेशन मेरे बच्चों वो दोनों में अप्लाई होती है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट बेटा जो आपका ये वाला टॉपिक है रेजिस्टिविटी वाला और फर्दर वाला टॉपिक है, उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बना के आपके साथ शेयर करूँगी ताकि वीडियो की लाइन लंबी ना हो जाए, इसीलिए आज यहीं तक करते हैं। सो प्लीज़ आज आप अपनी NCERT की बुक में यहाँ तक रीड कर लें, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई लाइन अच्छे से क्लियर नहीं है, कोई टॉपिक दोबारा से करना है, तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे उस प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।